देखिए वह चैप्टर चल रहा था कृतिका का साना साना हाथ जोई, और मैंने बताया था कि वो क्या है, वहाँ घूमने आए हुए हैं। जब वो घूमने आए हुए हैं तो घूमते घूमते जैसे भी उनके दस्से होते हैं उसी को जो है वो बताया गया है इस पाठ के अंदर, जिसका नाम ही क्या है, साना साना हाथ जोई। तो कल भी मैंने पढ़ाया था, आगे देखिए। मैंने बताया था कल की जो कुछ युवतियां थी, जो महिलाएं थी, वो क्या कर रही थी, वो वहां उस समय काम कर रही थी, पत्थर तो हो रही थी, उसको बताया था मैंने। तो उसके आगे से यार बताता हूँ, कहेंगे आपको चैप्टर। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको वैसे आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। मैंने एक कर्मचारी से पूछा ये क्या हो रहा है, मैंने पूछा, उसने चुनबुद्धी अंदाज में बताया। क्या बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम सिखों से टक्कर टक मेरे जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी क्या कर रही है, चोवा कर रही है, उन्हीं रास्तों को क्या कर रहे हैं, चोवा करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह है, मेरे मुंह से अचानक निकला, का मतलब अचानक निकला, वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी गई थी। क्या कहने लगा, पिछले महीने तो क्या गई थी भाई, एक की जान भी चली गई थी। किसकी जान चली गई थी, ऐसे काम करते समय जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी एक भी दुर्घटना क्या है, आपकी जगह आपकी जान भी ले सकती है। एक की जान भी चली गई। बड़ा दुष्कर, दुस्साध्य का मतलब क्या होता है, कठिन। बड़ा दुष्कर कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। कौन सा रास्ता बनाना भाई, पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायमाइंड से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से बड़े जाने में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कट्टे कट्टे कटे रास्तों पर भाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक को सीधा पताल में प्रवेश, क्योंकि जरा सी आपने गलती कर दी तो आपका क्या है, तुरंत आपका क्या होता है भाई, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आपका निधन हो सकता है, आपका जो है वो अगर घाटी में गिर गए, खाई में गिर गए, तो आप तो मिलोगे नहीं कहीं भी। तो इसलिए कह रहे हैं, जरा सी चूक को सीधा क्या हो गए, जरा सी चूक को सीधा कहाँ पहुंच गए, पठान में प्रवेश। जरा सी चूक को सीधा पठान में प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार, क्योंकि मैंने बताया था कि वहां घूमने गए हैं सिक्किम प्रदेश की साइड में, इसलिए सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर डू डिवाइडर दैट हु बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने को मौत गुड को मॉर्निंग जुटाया सर। है। इन रास्तों को बनाने लोगों ने क्या किया है, मौत को जुटाया है। मतलब ऐसे भयंकर से कठिन रास्ते बनाने में सर। अगर आपकी जरा सी भी गुड चूक हो मॉर्निंग गई, सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, अगर आपकी जरा सी भी चूक हो गई तो आप कहाँ जाओगे भाई, मौत की तरफ जाओगे। इसे क्या लिखा होता, सिक्किम सरकार ने, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, एवर वंडर हु डिवाइड डेट टू बिन डिच वोट। मतलब आप ताजुब कहेंगे, ताजुब मतलब अचकित हो जाएंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने क्या किया है भाई, मौत को झुकना किया है, इतना कठिन काम सर किया है कौन सा चैप्टर कि चल रहा है? मौत से लड़ के क्या किया है भाई, आप लोगों के लिए रास्ता बनाया है। एक का एक मेरा मानसिक चैनल बनना, एक का एक मेरा मन का चैनल जो था, मन के विचार बदल गए, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार बानुम और गुनाम के जंगलों में देखा था, वहां भी कहीं वो उधर से याद आ रहा है उसे, ध्यान कहीं और चला गया लेखिका का, तो क्या करे, एक का एक मेरा मानसिक चैनल बदल गया। मानसिक चैनल मतलब मन के विचार बदल गए। जब मैंने उनकी बात सुनी तो एकाएक क्या है भाई, मेरा मानसिक चरण बन गया, मन के विचार बदल गए, मन पीछे घूम गया। मन क्या हुआ, पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार बानुम और गुमना के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन ढूंढती आदिवासी युवतियां। पीठ पर बच्चों को बांधे पत्तों की तलाश पर, पत्तियों की तलाश में क्या कहे, वन वन ढूंढती थी कौन, आदिवासी महिलाएं। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े गाठे
गांठे का मतलब बताए, गांठे वगैरह बोलते हैं। गांठे का मतलब इन पहाड़ियों के हाथ में पड़ने वाली गांठ उनको बोलते हैं भाई गांठे एक जैसे ही है। वहां पे पाँव पे पड़ते थे निशान, यहाँ कहाँ पाए हाथों में, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ता है भाई, हाथों पे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इन पत्थरों को, इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े गांठे, गांठे का मतलब गांठ, एक ही कहानी कह रहे हैं, एक ही प्रकार का भाव कह रहे हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है। साई मनाई एक तरफ, साई आंसू अभाव, यातना और वचना एक तरफ। कैसे है कि जो अमीर लोग हैं वो तो इतना कठिन काम करते नहीं, काम कौन करते हैं, सामान्य व्यक्ति मजदूर काम करते हैं, लेकिन फायदा किसको होता है, हमेशा अमीरों को फायदा होता है। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो रास्ता बनाया उसके जो ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों को तो कमाई हुई है, लेकिन ठेकेदार के बाद कोई भी काम नहीं किया, कोई भी हाथ में गांठ नहीं पड़ी, कोई भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन ये जो मजदूर लोग हैं, ये जो गांव पहाड़ी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं या जंगलों में काम करने वाली आदिवासी युवतियां थी, उन सबकी जिंदगी एक जैसी है, एक ही कहानी कह रहे हैं। आम जिंदगियों की कहानी एक ही जगह है, एक जैसी है प्रत्येक जगह, कि साई मनाई एक तरफ, साई आंसू अभाव, यातना वंचना एक तरफ। मतलब दुख दर्द हर जगह एक जैसे होते हैं। जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। अमीर को कुछ नहीं करना पड़ता, अमीर अपनी जो जिंदगी आराम से जीते हैं। तभी मेरी सहयात्री, मेरी जो सहयात्री का मतलब होता है साथ में घूमने वाली यात्री, मनी, और ड्राइवर का नाम क्या था, ड्राइवर कह दीजिए, और चाहे आप उसे कह दीजिए, क्या कह दीजिए भाई, उसका गाइड कह दीजिए, दोनों कह दीजिए, गाइड और ड्राइवर जतिन नागवे मुझे खोजते होके वहां तक आ गए, मुझे खोजते हुए वहां तक आ गए। मुझे गम गीन देखकर, गम दिया मतलब उनके दुखों में, जो पहाड़ी महिलाएं थी, कैसे बच्चे को टोकरी में लेकर कैसे पत्थर तोड़ रही थी, कैसे हाथों में निशान थे, हाथ में दर्द थे, हाथ में गांठ थे, तो ऐसे को देख कर वो जो लेखिका थी वो भावुक हो गई। तो इसने क्या कहा है, मुझे गमगीन देखकर जतिन नागवे कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेगी, किसी भी जगह देख लेगी, आपको दिखाई दे देंगे। ये तो क्या है, हमारे देश की आम जनता है। आम जनता मतलब सामान्य लोग हैं, जो हर जगह क्या करते हैं भाई, मजदूरी करके, हर जगह कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं भी देख लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के प्रत्येक कोने के अंदर आपको दिखाई दे देगा कि ऐसे लोग हमें देखने को मिलेंगे, जो कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन बनने में उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता, उन्हें उनकी उनके हिसाब से भी नहीं मिल पाता। ये भारत की विडंबना है। मुझे देखकर, मैडम ये हमारे देश की जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आइए, कि आप उनको मत देखो, आप पहाड़ों की तरफ देखो, आप सुंदरता को देखो, प्रकृति को देखो, जिनके लिए आप यहाँ तक आए हैं, इतने पैसे खर्च किए हैं, ये तो आप कहीं भी देख लेंगे, ऐसे लोग तो आप कहीं भी दिखाई दे देंगे। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन की का प्रति संतुलन भी है। जीवन का जीवन का प्रति संतुलन मतलब कैसे जीवन जी रहे हैं, कठिनाइयों के अंदर कैसे संघर्ष करते हैं। अग्नि ही पन का जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी बेचारे वो काम कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ काम करते हैं, कुछ भी होता है अग्निपन। तो ये जीवन का संतुलन है, ये वेस्ट एट रिपेइंग है। वेस्ट एट रिपेइंग का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, देखिए, वेस्ट एट रिपेइंग का मतलब होता है कम लेना और ज्यादा देना। कम लेना और ज्यादा देना मतलब काम तो कठिन करना, उसके बनने में पैसा नहीं मिल पाना। जितना काम करते हैं उस हिसाब से उन्हें उनका मेहनत का नहीं मिल पाता। ठेकेदार अपना कमा लेता है, ठेकेदार बीच में जो है वो कुछ रुपये रख लेता है, क्योंकि ठेकेदार कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन ये क्या है, ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, मतलब काम तो ज्यादा करना और वेतन कम मानना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक अपन उठा रही है, कितना कम लेकर, थोड़े से पैसे लेकर ये समाज के कितने लोगों को मौत से मुंह से बचा रहे हैं। अगर ये रास्ता चौड़ा हो जाएगा तो लोग कम गिरेंगे खाइयों में, लोगों का एक्सीडेंट कम होगा, लोगों का जीवन कम जाएगा, लोगों की मृत्यु कम होगी। तो इसने कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा रहे हैं। मन ही मन मैंने सोचा, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदिया मतलब कठिन परिश्रम करने वाली महिलाएं अब किसी बात पर इस कदर खिनखिना कर हंस रही है कि जीवन नहरा उठा और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया। तो किसी ने कुछ बात कह दी होगी ऐसी महिलाओं के बीच में, जिसे सुनकर प्रत्येक महिला को क्या आ गई भाई, हंसी आ गई। वो बहुत जोर से हंसी, और जब वो हंसी तो वो जो एकदम सुनसान क्षेत्र था वो क्या हुआ, जीवित हो उठा। इसने क्या कह रहे हैं, जीवन नहा उठा, सारा खंडर ताजमहल बन गया, एक तरह के ताजमहल बन गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे, हम लगातार कहाँ बढ़ रहे थे, ऊंचाई पे बढ़ रहे थे।
जतिन नागवे जो ड्राइवर भी था और गाइड भी था बता रहा था कि अब हम हर प्रत्येक मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे। प्रत्येक मोड़ पर क्या लेंगे भाई? हेयर पोर्ट बिन लेंगे और तेजी से ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, मतलब हम तेज चलेंगे ताकि हम वहां पहुंच जाए। कहा? दर्शन देखने के लिए। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव देखा। 7-8 वर्ष की उम्र में ढेर सारे बच्चे, पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो छोटे बच्चे थे, वो लिफ्ट मांग रहे थे, गाड़ी से तुरंत जल्दी पहुंच जाते कि वो पैदल जाते। जतिन नागवी ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई करके ये बच्चे कहा जाते हैं पढ़ने जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो भाई विद्यार्थियों, प्रत्येक दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी को वो चढ़ाई करते हैं और 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ाई के बाद में दिन ही उतरते हैं, फिर अगले दिन पहाड़ चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई की महत्ता बता रही है, पढ़ाई की उपयोगिता बता रही है कि उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई करके चढ़ के बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं और फिर तुरंत लौट आते हैं। तो ये पढ़ाई की क्या है? महत्ता है। क्या सुकून बस नहीं है? अब उन्हें क्या पूछिए, अब बच्चे क्यों जाते हैं पैदल? क्या सुकून बस नहीं है? मनी के पूछने पर जतिन नावे हंसा, मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी क्षेत्र है, आपकी तरह घर नहीं है, मैदानी पहाड़ी क्षेत्र है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बफीना नहीं मिलेगा। चिकना बफीना मतलब बड़े हुए पेट वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ का जीवन क्या है भाई? कठोर है, कठिनतम जीवन है और एक चूक आपका जीवन खत्म कर सकती है। मैदानी क्षेत्र के अंदर अगर आप गिर गए तो आपको थोड़ी बहुत खोंच लग जाएगी, ज़्यादा होगा तो आपका कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाएगी या कोई दांत टूट जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप गिर गए पहाड़ी क्षेत्र के अंदर और खाई में चले गए तो आपका जीवन ही खत्म है। जरा सी चूक के आपके जीवन को समाप्त कर सकती है। इसलिए पहाड़ी लोगों का जीवन क्या कठिन होता है, कठोर होता है। नीचे तराई में ने देकर एक ही सुकून है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चुराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से नक्कियों से भाई भाई गट्ठर ढोते हैं, मतलब गट्ठर लेके आते हैं। खुद मैंने भी धोए हैं। कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे सिर्फ ये काम नहीं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ अपने घरों के छोटे मोटे काम भी करते हैं, जैसे अपनी माओ के साथ मवेशी का मतलब पालतू जानवर जैसे गाय भैंस वगैरह होती है, तो मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से नकियों से भाई मतलब गट्ठर चढ़ते हैं। जब आप नकियों को इकट्ठा कर लेते हो, 10-15 नकी बच जाती है तो गट्ठर का निर्माण होता है, मतलब एक से नकियों का गुच्छा जिसे बोल सकते हैं, उससे भी धोते हैं, मैंने खुद देखा है। और ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में भी ऊंचे नीचे जाते हैं और हर दिन क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। संख्या मतलब क्या है भाई? संख्या मतलब यहाँ पे है छोटे होते जा रहे थे। खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, रास्ते और भी संकीर्ण होते जा, संख्या मतलब छोटे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना भी चौड़ा बना गया हो। कई बार वो क्या कह रही है, मुझे लगता है कि रास्तों को इंची टेप से नापकर एक जीप जितना क्या कर दिया? चौड़ा बनाया गया है कि रास्त की जरा सा संतुलन बिगड़े, इंच भर जीप उधर उधर खिसके तो हम सीधे कहाँ जाएंगे? घाटी के अंदर। घाटी में जाने का मतलब क्या है? सीधे मौत के मुंह में जाएंगे। जरा सा संतुलन बिगड़े तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? घाटी में पहुंच जाएंगे। घाटी में पहुंचने मतलब जीवन समाप्त हो जाएगा। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति क्या कही थी? जागरूक कही थी, सतर्क कही थी। सामने लिखा था धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बार बार जगह जगह चेतावनी लिखी हुई थी कि कृपया करके यहाँ पहाड़ी क्षेत्र पे अपना व्हीकल, अपना वाहन धीरे चलाएं, क्योंकि आपके घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एक चूक आपका जीवन क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर चेतावनी, वी केयर मेयर इन आउट। वी केयर मतलब हमें आपकी चिंता है, इसलिए आप क्या करो? अपनी अपनी वाहन की चाल क्या करो? धीरे कर दो। हमें न बच्ची जानवर नहीं, दूध देने वाले याक भी दिखे। अब आगे घूमे हैं, घूमते घूमते ने क्या दिखे? न बच्ची। न बच्ची का मतलब होता है जो मांस हुआ खाते हैं, जो बच्चन करते हैं जानवरों का, उन्हें बोलते हैं न बच्ची। जैसे बाघ वगैरह जो मांस खाते हैं। जानवर ही नहीं, दूध पीने वाले याक भी दिखे, दूध पीने वाला जानवर याक भी दिखे।
काने काने ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से अच्छा करने वाले घने घने बालों वाले याक भी दिखाई दिए। तो हमारी किस्मत थी कि हमें ये चीजें देखने के साथ साथ क्या दिखने भी, याक भी देखने को मिले। तो ध्यान रखिए उन्हें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, उन्हें इस पार्ट के अंदर काफी चीजें दिखाई देगी। तो उन सब चीजों को याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। ये पार्ट लंबा इसलिए है लेकिन आपको समझ में आएगा। याक दिखे, सूरज ढलने लगा, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चुराकर, क्या देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें क्या है, गायों को चुराकर वापस लौट रही थी। गायों को चुरा के कहाँ लौट रही थी भाई, वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर नकियों के भारी भरकम गट्ठे थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से गिरता हुआ था। उतरती संध्या में जीप जब चाय के बगानों से गुजर रही थी। चाय के बगान का मतलब चाय के बगीचों से, जहां चाय के ज्यादा पौधे थे और चाय के बगीचों में थे, पत्तियों को तोड़ा जाता है भाई, तो क्या आपके सारे पत्तों किया जाता है। तो उतरती संध्या, संध्या का मतलब शाम हो गई थी। उतरती हुई संध्या में जीप जब अब चाय के बगानों से गुजर रही थी कि फिर एक दस से मुझे खींचा। क्या खींचा? नीचे चाय के हरे भरे बगानों में कई युवतियां बाकू, और बाकू का मतलब क्या है, पहनावा। बाकू पहने का मतलब यहाँ पे क्या है, सिक्किम परिवेश, सिक्किम परिधान जिसे बोलते हैं, सिक्किम कपड़े जिसे बोलते हैं। चाय की पत्तियां तो वही थी, बाकू पहने हुए। अब आप मान सकते हैं कि आप पूरा जैकेट में कुछ बांध सकते हैं जिससे उन्हें ठंड भी ना लगे। और क्या कर रही थी वो, चाय की पत्तियों को तो वही थी। नदी की तरफ उफान लेता उनका यौवन और श्रम से बहकता उनका गुलाबी चेहरा, मेहनत करते हैं उनका गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक रंग का बोकू पहन रखा था। चटक नारंग का मतलब देखिए, बाकू का मतलब होता है आपके सामने गरम जो अपने टी शर्ट वगैरह, गरम जो अपने जैकेट पहनते हैं उनको बोलते हैं बाकू। तो उस बाकू का रंग कैसा था, नान रंग था, रेड कलर था। जो महिलाएं वहां पे गई थी बाकू पहने हुए, उनमें से किसी एक महिला का कलर कैसा था भाई, रंग कैसा था बाकू पहने हुए, वो था नान रंग का। और सघन हिरानी के बीच चटक नानंग डूबते सूरज की सौम्य और सातवीं आभा मतलब प्रकाश में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेरा था कि मंत्र मूर्ति में चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। उन्हें क्या क्या कह रही है कि उन्होंने क्या पहना था, रेड ड्रेस पहन रखी थी। और रेड ड्रेस के अंदर सघन हिरानी के बीच, सघन हिरानी मतलब चारों तरफ क्या थे, पहाड़ी क्षेत्र पर हरियाणी हिरानी थी। तो सघन हरियाणी के बीच चटक नानंग, चटक नानंग का मतलब ऐसा नानंग पहना हुआ कि डूबते हुए सूरज का जब प्रकाश पड़ा, जब डूबते सूरज की थोड़ी सी आभा, थोड़ी सी धूप उनके ऊपर पड़ी, तो वो क्या हो गया, उनकी कदर इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर गया, इस कदर इंद्रधनुषी बिखेर गया कि मंत्र मूर्ति में चीख पड़ी। मैं भी क्या करी, चीख पड़ी मंत्र मूर्ति, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए क्या था, असह्य था, मतलब मुझे सहन नहीं हुआ था। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने बताया था आपको, ये नाम याद रखते हैं आप लोग। यूंगथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर नाइंग में ही पहाड़ डालना पड़ा। कहाँ तक पहुंचने के लिए, मैंने बताया था यूंगथांग पहुंचने के लिए रात हो गई, तो उन्होंने कहा अपना रास्ता पड़ाव डाल दिया, मतलब रुक गए। वो क्या है, नाइंग में। गगनचुंबी पहाड़ों की तन में सांस लेती एक नन्ही शांत बस्ती है नायुंग। एक शांत बस्ती का मतलब कम लोग वहां पे निवास करते हैं और एकदम शांति का अनुभव देने वाली, कम लोगों के निवास स्थान करने वाली बस्ती का नाम क्या है भाई, नायून है। क्या है भाई, नायून। साई दो धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित हो गई थी। क्या हुई थी भाई, निश्चित हो गई थी। उसी नायुंग में हम ठहरे थे। तीस्सा नदी, मैंने बताया था आपको कि नदी साथ साथ चल रही थी। तीस्सा नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्सा नदी के किनारे बिखरे पर्वतों पर बैठ गई। मैं नदी किनारे जाकर बैठ गई और नदी को देखने लग गई। सामने बहुत ऊपर बहता झरना नीचे कन कन बहती तीस्सा नदी में मिल रहा था। झरने का पानी कहाँ मिल रहा था, नदी में मिल रहा था। मध्यम 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 मतलब धीरे धीरे, धीमी धीमी हल्की हल्की हवा बह रही थी, मतलब धीरे धीरे हवा चल रही थी, हल्की हल्की हवा भी बह रही थी, हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे, मुझे लगा पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। गहरे बादलों की परत में चांद को ढक रखा है। अब इतना अधिक गहरे बादल है, काले के बादल है, उन्हें क्या ढक रखा है, चांद को ढक रखा है। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों में लौट रहे हैं। बाहर परिंदे थे, बाहर परिंदे का मतलब क्या है, पक्षी थे, और लोग अपने घरों को क्या कर रहे थे, भी लौट रहे थे, लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण अद्भुत शांत था। वातावरण कैसा था, वातावरण में अद्भुत शांति थी, एक अनोखी शांति थी। मंदी की घाटियों
मंदियों की घंटियों सी घुंघुहाट और झुनझुनाहट थी। जैसे मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, उसका जो सन्नाटा होता है उसकी झुनझुनाहट थी। आंखें अन्याय सी भर गई, मेरी जो आंखें वो अन्याय सी भर गई थी। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा, ज्ञान का अंकुर में भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है, मतलब सुख भी है, शांति भी और सुकून था। वो बताइए, पहाड़ी क्षेत्र में लोग कम होते हैं, इतना ट्रैफिक भी नहीं होता। जहां जहां अखंडित संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी नए तान और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की नए तान गति से खिलवा कर अक्षम्य अपराध किया। हमारी पीढ़ी का मतलब देखिए कह रही है कि आज जो हमने पहाड़ों की क्षेत्र पे रहने वाले पहाड़ों पर पेड़ पौधों पर जो अपराध किया है, उस कारण से यहाँ का सौंदर्य क्या और बिगड़ गया है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की स्नेह तान गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है, मतलब उससे खिलवाड़ जो किया है, उसको जो बदलने का प्रयास किया है, वो हमारी दृष्टि में बहुत भयंकर अपराध है। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति अपने पे आ गई तो मानव जाति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपको पता है सुनामी आई थी, आपको पता है आग लग जाती है, आपको पता है बाढ़ आ जाती है, आपको पता है सूखा जाता है। ये प्रकृति की विध्वंस लीला तो है। अगर प्रकृति से आप छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी क्या करेगी, आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करेगी। इसलिए अपवाद है, ये अक्षम्य अपवाद है। अक्षम्य का मतलब होता है जिसे क्षमा ना किया जाए, कभी भी जिसे क्षमा ना किया जाए, ऐसा अपराध हमने किया है। किससे? प्रकृति की तान में गति से खिलवाड़ करके। ईमान ने अब मेरी कविता नहीं दर्शन बन एक्सक्यूज मी जाएगा। सर। हाँ बोलिए। सर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी तब सर ह्यूमन का क्या दोष था बताइए। देखिए जंगलों में आग लगी, दोष उन जानवरों कुछ भी नहीं था। आज सैनिया के जंगल में आग लगी, ह्यूमंस का सर ह्यूमंस। उस समय दोस्त किसी का नहीं था। दोस्त सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों इतना था कि वो बेचारे कहीं जा नहीं पाए और बेचैन होकर मरना उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन आपको पता है विधाता ने देखा और तुरंत क्या हो गई, वही बरसात हो गई थी। एक ये चीज भी सामने आई है कि उस समय वहां पे क्या हो गया था, केन्या के जंगलों के अंदर बरसात हो गई थी और बरसात के कारण वो जो व्यक्ति थे वो वहां पे क्या थे, जानवर कुछ तो बच गए, कुछ जिनको जाना था वो जाना था। तो प्रकृति तो है, उनका नाश नहीं था, उनका कोई भी दोष नहीं था। दोष था तो मानव का था, प्रकृति से खिलवाड़ करने का। वही चीज यहाँ बता सर रहे हैं। मानव का क्या दोष था सर, यही तो पूछ रहा हूँ। प्रकृति से खिलवाड़ अगर कर रहे हैं तो मानव ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ठंड के टाइम ठंड नहीं पड़ती, गर्मी के टाइम गर्मी नहीं पड़ती, तो मानव के तो मानव ने पेड़ों को तो काट दिया, मानव ने जो है पेड़ पौधे कम कर दिए, प्रकृति के अंदर पानी कम कर दिया, प्रकृति के अंदर जो है वो जंगल कम कर दिए, सर वो हरियाली कम आग तो कर दी। पेड़ पौधों की वजह से लगी थी, मानव ने थोड़ी लगाई थी। नहीं वो अपने आप तो लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबका जो आरोप आया है वो कहीं ना कहीं कोई वो तुरंत वहां नहीं पहुंच पाए मानव। अब ऐसा कुछ हुआ था, मतलब अब अपने पाठ पढ़ते हैं। हिमान्य अब मेरी लिए कविता नहीं दर्शन बन गया था। वो क्या कहें, हिमान्य अब मेरी लिए कविता नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा अंधेरा होने से पहले कि किसी प्रकार डगमगाती सीना, सीना का मतलब पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, सीना और पत्थरों से होते होकर तीसरा नदी की धार तक पहुंचती है। बहते पानी को अपनी अजनी में भरा और अतीत भीतर ढकने लगा। समति, समति का तो याद, याद में कोंदा, याद में कौंध गया। हमारे यहाँ जन को हाथ में लेकर संकल्प नहीं रहता है। ये कहा जाता है कि कोई संकल्प नहीं होता है तो उन्हें पानी का संकल्प लेते हैं, ताकि जो है वो अपने उस संकल्प को पूरा कर पाए, उस बात को पूरा कर पाए। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की अवस्था में नहीं थी। भीतर थी तो एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का साया हनान, हनान का मतलब शोर, साई तास्मिकता, बुई बुई बातें बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गाय लगी थी, रात क्या हुई थी, धीरे धीरे भयंकर हो रही थी, मतलब समय बीत रहा था। हिमान्य में काना कंबल ओढ़ दिया था। हिमान्य ने काना कंबल ओढ़ने का मतलब क्या है, अंधेरा ही अंधेरा था चाहो तो क्या था, अंधेरा अंधेरा था। ऐसा लगा कि हिमान्य क्या ओढ़ दिया हो भाई, काना कंबल ओढ़ दिया हो, मतलब अंधकार हो गया था। जतिन नादवे ने लकड़ी से बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब सब सगे सगी साथियों ने नाचना शुरू कर दिया, सगे साथियों ने नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम यात्री की महक से पहियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। लोगों की बातचीत चालू हो गई, लोग जो पसंद हो गए। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, संक्रमण का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आपको पता है
संक्रमण हो जाना मतलब एक प्रकार का मिलन, एक प्रकार का संयोग, एक प्रकार का जो है वो अदम्य वातावरण, ऐसा संक्रमण, ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक हम सभी सेनानी गोन गोन घेरा बनाकर नाचने लग गए। मतलब इतने अच्छे मोहित हो गए, इतने अच्छे पसंद हो गए कि हम क्या करें, गोन घेरा बनाकर नाचने लग गए। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि, उसकी जो 50 वर्षीय सहेली लेखिका की मधु कनवानिया जो आप लेखिका है इसके अंदर, वो क्या कहे, मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। मतलब इतनी एज होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी 50 साल की एज होने के बावजूद भी उसका नृत्य वास्तव में क्या था, बहुत ही अलौकिक था, बहुत ही अच्छा था। तो कुमारियों को मात देते हुए जितनी भी जवान महिलाएं थी, जवान लड़कियां, उनको मात देते हुए जो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया था, हम सब अवाक हो गए। अवाक का मतलब अचंभित हो गए, अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो गए, उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद, कि कितना आनंद उसके भीतर भीतर था, कहाँ से आता था इतना आनंद। नायुम की सुबह, अग्नि सुबह बेहद शांत और सुसमय थी, शांति थी, एकदम सौंदर्य में थी, अच्छी थी। तिस्सा नदी की सांस धारा के समान ही कन कन कर बहती हुई जाए थी। कन कन बहने का मतलब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है विद्यार्थियों, चाहे हम कुछ कहें चाहे ना कहें। 6 के 7, 7 के 8, 8 के 9, 10 बढ़ते बढ़ते 2 बज जाते हैं, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, बहुत दिन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए समय आगे बढ़ता रहता है। धरा के समान ही कन कन कर बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार है। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी, बाकी लोग उठे नहीं थे, तो मैं खुद ही सोकर घूमने फिरने तो मैं घूमने चली गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कांटा भी नहीं मिला। कट्टा का मतलब क्या होता है, बर्फ का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ अप्रैल है तो बर्फ भाई होगी होगी, मैं बहुत ज्यादा बर्फ देखूंगी, बर्फ से खेलूंगी, लेकिन मुझे छोड़ो, बहुत बड़ी बर्फ तो क्या मिलेगी। अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कांटा भी नहीं था, मतलब बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं था। यद्यपि हम सी नेवन से 1400 फीट ऊपर थे। सी नेवन का मतलब यहाँ पे यह है कि यद्यपि हम काफी फीट ऊपर थे, अनगर नेवन बताए गए हैं कि यद्यपि जो सतह है उस सतह से हम बहुत ही ज्यादा ऊपर थे, लेकिन 1400 फीट की ऊंचाई पे थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए हुए लोगों के लिए बर्फ से ढके हुए पहाड़ की जन्नत से कम नहीं आते। मतलब मैदानी क्षेत्र में वहां पे बर्फबारी नहीं होती, तो इसलिए हमारे लिए तो वो क्या जन्नत है अगर बर्फ दिख जाए पहाड़ों पर। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नियुक्त ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। स्नोफॉल का मतलब बर्फबारी क्या हो, ये कम हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया, प्रदूषण इतना ज्यादा फैला दिया कि प्रकृति पहले वाली प्रकृति नहीं है। तो वो क्या कह रही है, नवयुवक क्या कह रहा है कि मुझे बताया कि प्रदूषण चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिलेगी। एक कोई जगह का नाम है, वो क्या नाम है अभी, कटाव। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड, वहां तो निश्चित रूप से बर्फ मिलेगी, क्योंकि कटाव का मतलब क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड। कहते हैं स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत ही जो सुंदर देश है, और लोग वहां घूमने जाते हैं। तो कटाव भी क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड है। कटाव जो कि अभी तक कोई स्टॉप नहीं बनने का, सुर्खियों में, सुर्खियां मतलब होता है चर्चा में आना, सुर्खियों में नहीं आया था, वो अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही था। कटाव जो नयुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बातें कर रहा था, बतिया रहा था। उसकी घरवाली अपने छोटे से लड़की के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर ठेले में रखा, उसका महुआ गुडुप कर दिया, महुआ का मतलब निगल लिया। तभी गाय आई बाहर, गाय को जो भी खाने को दिया था वो उसने निगल लिया। तभी गाय ने आकर बाहर ठेले में रखा, उसका मुआ गटक लिया। मिट्टी झीलों को देखकर गाय को भगा दिया गया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर जा रहा था। हम कहाँ जा रहे थे, कटाव की ओर, जिसे क्या कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और निश्चित रूप से मुझे वहां क्या मिलेगी, बर्फ देखने को मिलेगी। कटाव का रास्ता और खतरनाक था, उस पर धुंध और बारिश। जितेन नागवे लगभग लगभग अंदाज में, अपने अंदाज में क्या कर रहे थे, गाड़ी को चला रहे थे।
अपनी अंदाज में क्या करे थे भाई, गाड़ी को जति नागवे लगभग अपनी अलग ही अंदाज में, लगभग अलग ही अंदाज में गाड़ी को चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में, सब कुछ क्या हो गया था, ये बादल में हो गया था। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक आदतों के एहसास में हमें मौन कर दिया। उस पर बारिश, एक चूक सब खन्नास, एक चूक सब खन्नास, सांस होके हम ढूंढो फिसलन भरे रास्ते में समझ समझ कर आगे बढ़ती हुई जीप को देख रहे थे, क्योंकि एक भी चूक आपका जीवन समाप्त कर देगी। इसमें वो क्या कह रही है, एक चूक और सब खन्नास, खन्नास का मतलब कब खत्म हो जाएगा। सांस होके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर समझ समझ कर आगे बढ़ती हुई जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों में सिवाय आसपास का जीवन को कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी स्पीड को कम कर दो क्योंकि आपका कोई इंतजार कर रहा है। थोड़ी दूर पे आगे बढ़े तो ये भी एक चेतावनी थी, दुर्घटना से देव भई, सावधानी से मौत टनी। अगर आप थोड़ा सा सावधान रखेंगे, थोड़ी सी आप देरी कर देंगे तो क्या है, दुर्घटना से देव भई और सावधान से मौत भई, मतलब सावधानी से क्या हो जाएगी भाई, आप अपना जीवन बचा लेंगे। ये भी कई चेतावनी लिखी हुई थी ताकि आप लोग को समझ पाए कि जीवन क्या है, बहुत ही बहुमूल्य है। और इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आप लोग क्या कहें भाई, अपनी स्पीड, अपने चलने का तरीका क्या कहें भाई, कम रखें। इसलिए वो कह रहे हैं घटना से क्या हो भाई, देह बनी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर कर लेंगे तो आपका जीवन बच जाएगा, और अगर मान लो आपने देर नहीं की, अगर आप इसी प्रकार से भागते रहे तो आपका जीवन कभी नहीं बचेगा। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, दुर्घटना से देर भई और सावधानी अगर आप रखोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन क्या है भाई, बच जाएगा, आपका जीवन समाप्त नहीं होगा। आप भी कुछ पूछना पूछ सकते हैं, 5 ही बच्चे हैं क्लास के अंदर, कहीं से कोई भी अगर आपको नहीं आए तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है कि सर ये बता दीजिए तो बता दूंगा मैं, बाकी जो चैप्टर में कल पढ़ेंगे। अभी कुछ ही पूछना है क्या आपने? नो सर। चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर बस आपको इतना ही याद रखना है कि वास्तव में देखा जाए। सर हाँ बोलिए। सर गाय को क्या देखकर भगा दिया गया था? गाय को कुछ खाने के लिए दे दिया था, रोटी वगैरह कुछ होता है, कुछ उनके पास खाद्य पदार्थ था कुछ ना कुछ, वो दे के भगा दिया। तो बोलते हैं उसने निगन लिया था, वो बताया नहीं क्या दे के बढ़ाया था कि कुछ खाने की सामान दिया, कुछ वो लिखा कुछ था हो सर? सकता है। हाँ सर बोलिए। कुछ लिखा था ना सर ऊपर वाले पेज पर? चलो मैं कल देख के बता दूंगा आपको, पिछले पेज में लिखा हुआ था कुछ, वो खाने पीने की बात थी, देखता हूँ मैं 2 मिनट। उसका मुहुआ ग्रुप कर जाए, तभी गाय ने बाहर आकर थैले में रखा महुआ ग्रुप कर दिया, निगन लिया, मतलब महुआ कुछ, अरे कुछ पदार्थ होगा खाने पीने का, ये लिखा हुआ देखो आपके सामने। तभी उसने बाहर आकर किसको निगन लिया, ये लिखा हुआ, महुआ ग्रुप कर दिया। ग्रुप का मतलब निगन जाना, और बहुआ का मतलब कोई ना कोई चीज होगी, उसको खा लिया गाय ने, उसको दे दिया गया। अभी और कोई डाउट तो पूछिए, मात्र 4 मिनट बचे सर अभी मीठी आपको। झिड़कियां मतलब? निगन लिया, कुछ सर खा लिया, कुछ खाने पीने की चीज थी वो खानी गाय ने। सर मीठी, सर मीठी झिड़कियां मतलब? मिट्टी झिड़कियां कहाँ पे लिखा हुआ है? मिट्टी झिड़कियों को देकर उसने गाय को बढ़ा दिया। मिट्टी झिड़कियां मतलब कभी कहते हैं हट हट करके गाय को बढ़ा देते हैं, मतलब ज्यादा कोई गाय को कहते हैं, गाय हमारी माता है तो इसलिए हमें लगता है कि उससे ज्यादा नहीं डांटा, बस ऐसे कहते हैं दूर हट जा, दूर हट जा। मिट्टी झिड़किया उसे बोलते हैं, थोड़ा सा कहते हैं हट हट, उससे गाय दूर भागी होगी और गाय को भगा दिया गया। हाँ भी और पूछे कोई चीज अगर आपको नहीं आई तो। ठीक है फिर, ओके बाय, समय हो गया भाई। ओके सर। ओके ओके बाय।